हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आज जजमेंट निकल के आया है। और मैं इसको सिग्निफिकेंट इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो जजमेंट है ये डायरेक्टली डील करता है विद द रिजर्वेशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और यहाँ पे काफी समय से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि क्या हम लोग ये जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उसमें जो डिफरेंट जो कास्ट होती है उनके लिए क्या हम लोग स्पेसिफिकली अलग से थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि कई कास्ट ऐसी होती हैं जो बाकी अदर शेड्यूल कास्ट से ज्यादा बैकवर्ड होती हैं। जैसे इसको आप एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट एक व्यक्ति है, उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है शेड्यूल कास्ट कोटे से। अब सर्विस ज्वाइन करने के बाद आप जानते हो कि यहाँ पे बैकवर्डनेस जैसा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर उसके पास काफी ज्यादा पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, गाड़ी घोड़ा घर वर सब आ जाता है उसके पास, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी बैकवर्डनेस चली जाती है। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि उसी व्यक्ति का अगर कोई बच्चा है तो उसको भी वो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मिलता है, जबकि नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास दुनिया भर के सारे रिसोर्सेस हैं। तो यहाँ पे बैकवर्डनेस की कोई बात आ नहीं रही है क्योंकि वो ऑलरेडी सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली एडवांस हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे करंट लॉज है उसके हिसाब से उनको तब भी वहां पे एससी का रिजर्वेशन मिल रहा था। और कहीं ना कहीं ये बात उठ के आ रही थी क्योंकि हम लोग इन लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो जो हमारी बाकी की जो अदर शेड्यूल कास्ट हैं जो कि इनसे ज्यादा बैकवर्ड है, उनके इंटरेस्ट अंडरमाइन हो रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही निकल के आ रहा था कि ये जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, क्या हम लोग इनका फर्दर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं, जैसे कि ओबीसी में होता है। ओबीसी में आप जानते हो क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर मतलब अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति है, बहुत ज्यादा सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एडवांस्ड है, तो उसको क्रीमी लेयर में डाला जाता है। तो यहाँ पे उसको कम रिजर्वेशन दिया जाता है। और जो नॉन क्रीमी लेयर है, जो कि ज्यादा बैकवर्ड होते हैं एज कंपेयर टू क्रीमी लेयर, तो उनको वहां पे ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है। तो उसी के कंपैरिजन में ये चीज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उठ रही थी, क्या उनका भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए। तो इसी पे ये जजमेंट निकल के आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने विद 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विच वाज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, और बाकी के जजेस के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो इन्होंने रूल कर दिया है कि हाँ, यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि 2004 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ईवी चिनैया नाम से, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में फर्दर सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। तब ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2004 में बोला था, और इसी चीज को आज 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको ओवररूल कर दिया है। तो गाइस, ये जो 20-25 साल की ये जो सब क्लासिफिकेशन की जो एक वॉर चढ़ी है, उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे। और 2004 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था उसको, तब वहां पे क्या रीजंस दिखे थे कि यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन नहीं अलाउ किया था, वो भी जानेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना मन बदल दिया है और सब क्लासिफिकेशन को अलाउ कर दिया है, तो किन किन रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो मैंने अभी तक आपको एक ब्रॉड समरी दिया है कि मैटर क्या चल रहा था और मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। तो चलिए अब बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो लैंडमार्क जजमेंट निकल के आया है 6:1 रेशियो से निकल के आया है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 6 जजेस ने कहा कि हाँ, सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन एक जज थी जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिनका सोचना थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा था यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, वो पहले ही अनटचेबल, हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे तो उनको पहले अनटचेबल ट्रीट किया जाता था, और आप यही चीज करके फिर से उनको डिफरेंटली ट्रीट करने वाले हो। लेकिन गाइस, ये जो रूलिंग निकल के आई है, अब इससे ये जो हमारी गवर्नमेंट है उनको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड पावर्स मिल गई हैं, ताकि वो डिफरेंट रिजर्वेशंस लेके आए फॉर डिफरेंट कास्ट, जो कि शेड्यूल कास्ट का पार्ट है। अब स्टेट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकती हैं बड़े आराम से कि कौन सी कास्ट है जो ज्यादा बैकवर्ड है और कौन सी कास्ट है जो कम बैकवर्ड है। जो ज्यादा बैकवर्ड है उसको ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, जो कम बैकवर्ड है उसको कम रिजर्वेशन मिलेगा या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एग्जिस्टिंग एम्पिरिकल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस है वो ये शो करते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है वो होमोजीनस क्लास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट के अंडर जो डिफरेंट कास्ट है वो आपस में इक्वल नहीं है, कोई ज्यादा बैकवर्ड है, कोई कम बैकवर्ड है, इसलिए हम लोग बाकी सबको आपस में इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द मेजर रीजन बना कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन आप अलाउ कर देना चाहिए। और गाइस, ये जो मैं होमोजीनस क्लास आपको बता रहा हूँ ना, यही 20 साल पहले 2004 के ईवी चिनैया जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट को उस समय यही लगा था कि ये जो
शेड्यूल कास्ट होती हैं वो होमोजीनस क्लास होती हैं, कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जितनी भी कास्ट हैं सब एक बराबर है, सब इक्वल है, सबको बराबर रिजर्वेशन मिलेगा। ये थिंकिंग थी सुप्रीम कोर्ट की 2004 में 20 साल पहले, लेकिन अब लगता है कि होमोजीनस नहीं है। और गाइस ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को रिजर्व कर लिया था, आज ये जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि अगर ये चीज नहीं की गई होती तो जो एडवांस्ड शेड्यूल कास्ट है वो अंडर रिप्रेजेंटेड शेड्यूल कास्ट से सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेते, छीन ले, जो कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती है। अब चलिए गाइस इस केस के रूट्स में जाते हैं। तो गाइस ये जो केस में जो जजमेंट निकल के आया, ये जो केस है ये पंजाब गवर्नमेंट का है, और मैं जो आपको 2004 का ईवी चिन्नैया जो केस बता रहा हूँ वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का केस था। अब गाइस ये जो पंजाब वाला केस है इसको पहले समझते हैं। तो गाइस 1975 में पंजाब गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन नोटिफिकेशन लेके आती है, जहां पे ये कहा गया था कि गवर्नमेंट यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में सिर्फ 2 कम्युनिटीज को रखा गया था, मजहबी और बाल्मीकि सिख कम्युनिटीज, और जो बाकी की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज थे उनको सेकंड कैटेगरी में रखा गया था। और तब ये माना गया था कि ये जो 2 कम्युनिटीज हैं ये बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्ट एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इनको ज्यादा प्रीफरेंस, पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, इसके बाद सेकंड कैटेगरी को जो कि बाकी के एससी कास्ट के जो कम्युनिटीज थे उनको बाद में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1975 में ही पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके पहले यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन एससी कैटेगरी में कर चुकी थी। तो गाइस काफी सालों तक ये सारी चीजें चलती हैं, लगभग 30 साल तक ये सारी चीजें चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती रिजर्वेशन में यहाँ पे। लेकिन ये जो मैंने आपको आंध्र प्रदेश का ईवी चिन्नैया केस बताया ना, तो 2004 में जब जजमेंट आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तब ये जो पंजाब गवर्नमेंट ये जो नोटिफिकेशन लाई थी तब ये लीगल हर्डल में फंसा। तब ये भी नजरों में आया कि भाई यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 कैटेगरी बना रहे हो, एक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, दूसरों को कम दे रहे हो, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा था। और यही रीजनिंग से 2004 में ईवी चिन्नैया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही रीजन की वजह से सब क्लासिफिकेशन को डिनाई कर दिया था और कहा था कि यहाँ पे ये जो क्लास है ये होमोजीनस इन नेचर है, सबको बराबरी यहाँ पे मौका देना चाहिए, सबको बराबरी यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और गाइस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि जो हमारा आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसको ऑल्टर कर सकता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये पावर तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई भी रोल नहीं है। और जो जितने भी लॉज मैंने आपको पंजाब का बताया, आंध्र प्रदेश का बताया, तो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज, और उन्होंने अपने आप से ये जो एससी लिस्ट थी उसको यहाँ पे टिंकर किया, हिंडर किया, चेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। और गाइस यही होता है, 2004 में आंध्र प्रदेश का जो कानून था उसको तो शट डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी के चलते 2006 में ये जो पंजाब वाला जो अभी केस चल रहा था उसको 2006 में पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने इस शट डाउन कर दिया था। हालांकि गाइस इस जजमेंट के बाद पंजाब गवर्नमेंट भी दिमाग लगाती है। वो क्या करती है कि इस डिसीजन को रिवर्स करने के लिए ये जो नोटिफिकेशन था उसको एक कानून से रिप्लेस कर देती है। एंड द लॉ वाज द पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। ये कानून लाके फिर से रिजर्वेशन को रिस्टोर कर दिया। हालांकि गाइस फिर 4 साल बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया। और फिर गाइस इसके बाद अपील होते होते बात आ गई सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दे दिया। और यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि जो ईवी चिन्नैया का जो केस था 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी जिसने ये 2004 में डिसीजन दिया था, उसको फिर से देखने की जरूरत है। और आज जो जजमेंट दिया वो तो 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था, लेकिन इससे पहले भी 2020 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी जिसको हेड किए थे उस समय जस्टिस अरुण मिश्रा। और इस बेंच ने भी 2004 की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के साथ डिसएग्रीमेंट अपनी दिखाई थी, लेकिन ओवर रूल नहीं कर पाए थे क्योंकि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बराबर थे, और ओवर रूल करने के लिए स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। जो आज 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, डिसीजन दिया तो ओवर रूल हो गया। तो उस समय 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम डिसएग्री करते हैं कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनस क्लास है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट क्लासेस हैं अंडर शेड्यूल कास्ट वो आपस में अनइक्वल है। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसको शेड्यूल कास्ट में भी ले आना चाहिए, क्योंकि कई सारी कास्ट है भैया वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको ज्यादा रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो गाइस ये पूरा केस था, ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब चलिए थोड़ा आर्गुमेंट जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आर्गुमेंट्स दिया एडवोकेट्स ने कि ऐसा क्यों जरूरी है कि ये जो शेड्यूल कास्ट उनका सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो गाइस जो एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब है उनकी आर्गुमेंट ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया केस 2004 में जो ये बात बोली थी कि स्टेट के पास पावर नहीं है टू चेंज द एससी लिस्ट इन आर्टिकल 341
वो गलत है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट्स के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन बना सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं टू दोज बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड एंड नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे स्टेट के लिए जरूरी नहीं है कि बाकी सारी कम्युनिटीज को बराबर ट्रीट करे, बल्कि यहाँ पे जो ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उसको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ऐसा इनका कहना था। और जो पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उनका कहना है कि जो आर्टिकल 342A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि पावर देता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो उसका आप लास्ट वाला जो प्रोविजन देखोगे वो ये भी कहता है कि यहाँ पे स्टेट्स के पास भी पावर है, यूनियन टेरिटरीज के पास भी पावर है कि वो खुद से भी एक ऑल्टरनेटिव लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बना सकते हैं। और इसकी वजह से अब ईवी चिनैया केस में जो जजमेंट निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट्स के पास पावर नहीं है, वो अब अप्लाई नहीं होता है। इनफैक्ट जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे हमारे के वेणुगोपाल, उनका भी कहना है कि अगर यहाँ पे ईवी चिनैया केस का जो जजमेंट था उसको अप्लाई कर दिया गया और सब क्लासिफिकेशन यहाँ शेड्यूल कास्ट में नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सबसे बैकवर्ड क्लासेस है शेड्यूल कास्ट में, वो पीछे रह जाएंगी, जो कि हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गाइस ये सारी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी, इनके अलावा और भी आर्ग्यूमेंट्स थी, लेकिन ये मेन थी, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि हाँ अब सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन शेड्यूल कास्ट। तो गाइस अब इन अ नटशेल मैं आपको फिर से समअप कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या कहा है, ये जो 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी। तो गाइस 2004 का जजमेंट, ईवी चिनैया का जजमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम लोग सब क्लासिफिकेशन करेंगे एससी और एसटी का, तो ये वायलेट कर जाएगा हमारा आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस चीज को हटा दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो हिस्टोरिकल और एम्पिरिकल एविडेंसेस है वो ये शो करते हैं कि जो हमारी जो शेड्यूल कास्ट है वो यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं है, मतलब वो होमोजीनस नहीं है, और इसलिए उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो जो ज्यादा बैकवर्ड क्लास है शेड्यूल कास्ट में, उसको ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसके बाद अब ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्या ये हमारे राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो दिस विल नॉट वायलेट आर्टिकल 15, 16 एंड ऑल्सो आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। लेकिन गाइस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया कि स्टेट गवर्नमेंट अब यहाँ पे अगर सब क्लासिफिकेशन करेगी, तो वो जो सब क्लासिफिकेशन है वो एम्पिरिकल और हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल रैशनल एंड लॉजिकल डेटा होना चाहिए। ये नहीं कि वोट पाने के लिए आप किसी भी बैकवर्ड क्लास को वहाँ पे भर भर के रिजर्वेशन दे रहे हो, मतलब देने लग रहे हो, इसका कोई भी वहाँ पे लॉजिक तर्क नहीं बैठ रहा है। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए करी है ताकि यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पे जो भी स्टेट यहाँ पे रिजर्वेशन देगी, इट मस्ट बी बैक्ड बाय एम्पिरिकल एंड हिस्टोरिकल एविडेंस व्हिच इज रैशनल। तो गाइस ये था पूरा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अगर आपको समझ में आया, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एलएलबी वालों को। स्टे सेफ, जय हिंद, थैंक यू।